नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। आपको मालूम है कि अब सातवें चरण का यानी कि अंतिम चरण का मतदान ही बचा हुआ है और सातवें चरण में बिहार की 8 सीटों पर मतदान होना है। ये 8 सीटें हैं: नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, जहानाबाद, काराकाट और सासाराम। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इन सीटों पर जातीय समीकरण क्या कुछ है और ये भी बताएंगे कि इन सीटों पर किसका पलड़ा भारी है। तो आज इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपको भी शुक्रिया जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक हमने देखा है कि 2019 की तुलना में वोटिंग परसेंटेज काफी कम है। आपको क्या लगता है, अंतिम चरण में लोग खुलकर मतदान करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से अंतिम चरण है और धीरे धीरे माने जो ट्रेंड दिखाई पड़ा, पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आप देखिएगा थोड़ा थोड़ा वोटिंग ट्रेंड बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओवरऑल में भी देखिएगा, ऐसे भी देखिएगा, थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो हम जहां तक समझ पा रहे हैं कि थोड़ी सी माने गर्मी और कम पड़ेगी तो वो सातवें चरण तक, क्योंकि 1 जून को अंतिम चरण का चुनाव होना है। तो ऐसे में हमको लगता है कि थोड़ी सा माने वेदर थोड़ा सा माने सहयोग करेगा तो निश्चित रूप से लोग निकलेंगे। नहीं तो फिर वही प्रोसेस होगा कि दिन में जब प्रचंड गर्मी होगी तो लोग कम निकलेंगे और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी माने दोपहर का खत्म होगा, शाम होगा, लोग निकलेंगे, तो वही होगा। लेकिन आपको एक चीज समरीन, ये सातवें और अंतिम चरण में एक बात आपको समझना पड़ेगा जी। यह 8 सीट पर वोटिंग होना है 1 जून को। उसमें आपको अंतिम चरण में एनडीए के लिए सीट को बरकरार रखना और आरजेडी को खाता खोलना, यह एक बड़ी चुनौती आपको दिखाई पड़ेगी। उसको अपने एनडीए को बरकरार रखना है सब सीट को। और जिस तरह से आरजेडी अभी तक खाता नहीं खोली है, तो यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है यानी कि 2019 की बात आप कर रहे हैं? हाँ, 2019 की बात कर रहे हैं, तो वह खाता खोलने के लिए भी तो चाहिए ना आरजेडी को, और इसको अपना बचाना है, अपना जो सीट है वो एनडीए को बचाना है और पूरी ताकत एनडीए ने झोंक रखा है। इसीलिए वो अब देखिए कि आमने सामने की लड़ाई हर सीट पर आपको होती हुई दिखाई पड़ रही है। यानी कि आप कह रहे हैं कि आमने सामने का मुकाबला हर सीट पर देखने को मिल रहा है। चलिए, अब हम एक एक करके तमाम सीटों की चर्चा भी करेंगे। शुरू करेंगे हम लोग नालंदा से। देखिए, हमें पता है कि नालंदा में आमने सामने पहलवान कौन कौन है। देखिए, एक तरफ है संदीप सौरभ, तो दूसरी तरफ है कौशलेंद्र कुमार। क्या लगता है रवि जी, नालंदा में इस बार क्या होने जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से इस बार जो इंडिया ब्लॉक है, महागठबंधन है, डॉक्टर संदीप सौरभ, डॉक्टर माने वो आदमी वाला डॉक्टर नहीं, वो पीएचडी वाले पढ़े लिखे वाले डॉक्टर हैं। वो तो वो डॉक्टर हैं और जेएनयू से पास आउट हैं, तो वैसे में और एमएलए भी हैं वो। तो ऐसे हाँ, पालीगंज से। तो वो यह देखने वाली बात है और कि इंडिया ब्लॉक ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है वहां से। वो नालंदा में कौशलेंद्र जो चौथी बार जेडीयू के सीट से वो हैं, तो वो और नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री का गृह जिला है वो। उसमें एक एक्सपेरिमेंट यादव समाज से आते हैं संदीप सौरभ, तो उनको वहां से उठा करके बनाया है, उम्मीदवार दिया है, कैंडिडेट बनाया है। तो निश्चित रूप से आपको अभी तक जो है वह परेशान तो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, परेशान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि समीकरण है उनके साथ। हम शुरू भी आपको बताया कि एनडीए को अपना सीट बरकरार रखना है और आरजेडी को खाता खोलना इसके लिए चुनौती है। तो निश्चित रूप से वो जो सोशल इंजीनियरिंग हम जो बार बार कहते हैं, तो ये सोशल इंजीनियरिंग आरजेडी ने किया है, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक ने किया है। तो वहां पर आपको कुछ न कुछ खेल थोड़ा सा इस बार वो इजी गोइंग जो होता है ना, कि वो इजी गोइंग इस बार होता हुआ, यानी कि क्लीन स्वाइप नहीं है। हाँ, बिल्कुल वो नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि संदीप सौरभ भी पढ़े लिखे हैं, जेएनयू से हम बताए प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है जहां से वो पास आउट हैं। लगातार शिक्षकों का, छात्रों का मुद्दा हाँ, इसीलिए कि वह पीड़ा को वो समझते हैं, तो इसलिए वो उठाते हैं। तो खैर, तो वो वहां पर लड़ाई आपको दिखाई पड़ रही है। और जिस तरह से आपको कुशवाहा को 7 सीट दिया है आरजेडी ने, तो यह एक कहीं ना कहीं यह भी इधर उधर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और बार बार ये लोग सवाल भी खड़ा कर रहे हैं, और मल्लाह भी साथ में इनके हैं। तो इस लिहाज से
उस सीट पर आपको लड़ाई मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही है। यानी कि आप कह रहे हैं कि नेक टू नेक फाइट हाँ, है। बिल्कुल। अब देखिए इस बार तो हम बता रहे हैं आपको, जी। शुरू में ही हमने कहा जी। कि एनडीए को अपना बचाना है और इसको जो खाता खोलना है, इनको सेंधमारी करनी है। सेंधमारी करनी है या सेंधमारी करिए या खाता खोलना जो भी है। जी। तो यह जो सोशल इंजीनियरिंग के बहाने या जिस हाँ, तरह से हाँ। भी वह डायरेक्ट फाइट हो रहा है हर सीट पर, आप हर सीट कहीं पर, पर त्रिकोणीय हम चलेंगे, बात करेंगे अन्य बिल्कुल सीटों बात पर, करेंगे, लेकिन जी। वो डायरेक्ट फाइट हर सीट पर हो। तो देखिए अब हम दूसरी सीट का जिक्र करेंगे और दूसरी सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है पटना साहिब की सीट, यानी कि हाई प्रोफाइल सीट। और आप जानते हैं कि यहाँ पर एक तरफ अंशुल अभिजीत हैं तो दूसरी तरफ मैदान में है रविशंकर प्रसाद। कौन फतेह करने जा रहा है पटना साहिब इस बार? देखिए निश्चित रूप से इंडिया ब्लॉक कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अंशुल। यहाँ से अंशुल की जो ग्रैंड मदर हैं, जो दादी हैं, सुमित्रा देवी हैं। फर्स्ट कैबिनेट लेडी कैबिनेट कोई अगर यदि बना था श्री कृष्ण बाबू के उसमें, तो वही उन्हीं की दादी बनी थी, सुमित्रा देवी, और यहीं के रहने वाले हैं वो। और अंशुल जो है सो कुशवाहा समाज से हैं, जो कोर वोटर होता है एनडीए का उसमें। तो यह सोशल इंजीनियरिंग जो हम लोग बार बार कहते हैं, तो वो इस बार इंडिया ब्लॉक महागठबंधन ने ऐसा किया है कि कुशवाहा समाज को यहाँ से उम्मीदवार बना दिया है। और रविशंकर प्रसाद कायस्थ समाज से हैं और वह लगातार माने इस सीट पर वो प्रतिनिधित्व करते चले आ रहे हैं। तो ऐसे में उनके खिलाफ नाराजगी लोगों में है। और अब यानी तक कि आप कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी हाँ है। बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि सरल और सुलभ नहीं है वो। जी। हालांकि वह जाके मिल रहे हैं, अब चुनाव आया है तो लोगों के पास जा रहे हैं, घर घर नॉक कर रहे हैं, जगह जगह पार्क में जाके कसरत कर रहे हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं, तो यह सब कर रहे हैं। लेकिन अब तक रविशंकर के खिलाफ यानी कि नाराजगी दूर कर रहे हैं, लोगों को मना रहे हैं। बिल्कुल मना रहे हैं और मैसेज भी दे रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही वोट हो रहा है। कोई मुगालते में अगर यदि कोई सोचता है कि व्यक्तिगत हमारे लिए कोई अगर वोट कर रहा है, तो वो बात नहीं है। तो एक बात और है, अभी तक रविशंकर प्रसाद के खिलाफ कायस्थ ही उम्मीदवार होते थे यहाँ से। यह आप देख लीजिए, जो भी आप फेरिस उठाइएगा, यहाँ पर सिन्हा है, शेखर सुमन, तो उससे पहले कभी कुणाल होते थे जो यादव समाज से होते थे वहाँ। लेकिन इस बार जो है सो रविशंकर के बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया है। यह बात समझने वाली है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर फाइट जो है सो तगड़ी आपको दिखाई पड़ेगी, या तगड़ी फाइट दिखाई पड़ेगी पटना साहिब में। बिल्कुल, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन का, आरजेडी के कॉम्बिनेशन का इंडिया ब्लॉक का वोट है यहाँ पर। अब ये अंशुल कहाँ तक पहुंच पाते हैं मतदाताओं को, कहाँ तक मतदाताओं तक ये पहुंच बना पाते हैं, कहाँ तक चोट दे पाते हैं। बिल्कुल चोट, देखिए मतदाता के पास पहुंचिएगा तभी चोट दे पाइएगा। तो ये आप पहुंचिएगा घर घर, तभी जनता आपको देखेगी, समझेगी। क्योंकि वो चुनाव के समय में तो सबका पूजा पर्ची और वो टिकट मिलता है, वो आता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से लड़ाई इस बार अंशुल देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अंशुल लड़ाई देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब हम तीसरी सीट पर आएंगे रवि जी, और तीसरी सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है पाटलिपुत्रा की सीट। एक तरफ रामकृपाल यादव है और दूसरी तरफ मैदान में है मीसा भारती। क्या होगा यहाँ पर? देखिए निश्चित रूप से रामकृपा, जैसे ही हम लोग पटना साहिब की बात कर रहे थे, रविशंकर की बात की, सरल और सुलभ, और वही हम बात कर रहे हैं रामकृपाल यादव की। वो सरल और सुलभ हैं और हमेशा उपलब्ध रहते हैं। किसी भी कार्यक्रम, किसी भी आयोजन में आप उनको आमंत्रित निमंत्रण दीजिए, वह आपको मिल जाएंगे। वो यानी कि न्योता कभी ठुकराते नहीं। वो न्योता नहीं, किसी भी समय में आपके लिए वो खड़े रहते हैं। यही उनके साथ, रामकृपाल यादव के साथ उनकी पहचान, एक बड़ी पहचान बनी हुई है। और उनके खिलाफ मीसा भारती हैं, लालू प्रसाद यादव की बिटिया। यही उनके पास एक टैग है कि लालू प्रसाद यादव की बिटिया हैं। लेकिन वह सरल और सुलभ कितनी है यह सब लोग जानते हैं। चुनाव के समय ही, इससे पहले चुनाव लड़ी थी, फिर दिखाई पड़ी, फिर अभी चुनाव है, तो फिर अभी वो जनता के बीच में जा रही आ रही हैं। लेकिन गणित उनके साथ में है, चुनावी गणित जो है मीसा भारती के साथ में है। इस लिहाज से वह जो है तो आपको रामकृपाल यादव से वो लड़ाई में है, यही तो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वहां क्या लग रहा है किसका पलड़ा? लेकिन एक बात समझिए, वहां से AIMIM के उम्मीदवार भी हैं यहाँ से। बिल्कुल। यहाँ से फारूक रजा उर्फ डब्लू, ये ओवैसी की पार्टी से उम्मीदवार बनाया गया है। और तब है कि अब ये किसको, यानी कि आप कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। नहीं, मुकाबला त्रिकोणीय तो नहीं, देखिए फाइट तो डायरेक्ट है, लेकिन यह किसको डैमेज करेंगे, ये समझने वाली बात है कि फारूक रजा जो ओवैसी की पार्टी AIM के उम्मीदवार हैं, या किसको डैमेज करेंगे, यह स्पष्ट होता हुआ दिखाई ओवैसी के सिपाही हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने ओवैसी का जिक्र कर दिया, असदुद्दीन ओवैसी की चर्चा कर दी, तो हम उस बयान पर भी आएंगे रवि जी, जो असदुद्दीन ओवैसी ने बीते दिन दिया है। यानी कि बड़ी बात कह दी है, साफ साफ कहा है
कि हम लालू यादव से, तेजस्वी यादव से पूछना चाहते हैं कि अपनी बहन मीसा भारती को बीजेपी से कितने पैसे लेकर आपने हरवाया था? क्या कुछ कहा है? आपने भी सुना, इस पूरे बयान को कैसे देखते हैं नहीं आप? देखिए, यह सब पॉलिटिकल एक बयान होता है कोई भी पार्टी का। अब जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी भी कुछ बोल रहे हैं, तेजस्वी भी कुछ बोल रहे हैं, जी। ओवैसी भी कुछ बोल रहे हैं, तो यह सब तो कोई किसी अपनी बहन को कोई हरवाता तो है नहीं। पैसा भी लेन देन गिव एंड टेक नहीं होता है इसके लिए। इसके लिए तो आदमी अंतिम क्षण तक लड़ता है, और तेजस्वी तो उस मन मिजाज के हैं भी नहीं। वो तो लड़ाई लड़ रहे हैं, और उन्हीं के बदौलत आप देखिए कि बिहार में जो आज इंडिया कह लीजिए या महागठबंधन कह लीजिए, आज जो लड़ाई देता हुआ सब 40 सीट पर दिखाई पड़ रहा है, टोटल सिनेरियो बदला बदला दिखाई पड़ रहा है, तो वह ड्यू टू तेजस्वी है। इसलिए ओवैसी की बात में यहाँ कोई उतनी मजबूती लेकिन नहीं। किसी मैसेज की भी बात कर रहे थे कि किशनगंज में वोटिंग से पहले लालू प्रसाद यादव ने एक मैसेज दिया था लोगों को। किस मैसेज की बात देखिए, कर वो निश्चित रूप से अगर यदि लालू प्रसाद ओवैसी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने किशनगंज में, तो किशनगंज में वह उनके उम्मीदवार हैं, तो वो उसके लिए मैसेज दिया, तो क्यों नहीं मैसेज देगा? अपने अपने उम्मीदवार को देंगे, और उनको ओवैसी की पार्टी से अख्तरुल ईमान थे, बिल्कुल, और इनकी इधर से अपने आरजेडी के जो उम्मीदवार थे उनके लिए मोहम्मद जावेद थे, तो वो निश्चित रूप से मोहम्मद जावेद जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, सिटिंग एमपी हैं, उनके लिए वह लालू प्रसाद यादव ने मैसेज इस पर भी भड़के हुए थे कि क्यों कह दिया बीजेपी की बेटी। नहीं, वो तो ये तो लालू प्रसाद यादव का सब लोग कहता है बीजेपी की भी टीम कि जिस तरह से वोट, इसीलिए तो पूछ दिया कि लालू तेजस्वी बताएं ना कि बीजेपी से कितना पैसा लेकर मीसा को हराया। नहीं देखिए, वो जब वोट का कटिंग होगा, हाँ। तो वोट का कटिंग और मुस्लिम वोट जो कोर वोटर हैं आरजेडी के, उसमें अगर कटिंग होगा तो वो फायदा किसको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसीलिए जो है सो यह अगर ये इल्जाम लगता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम अगली सीट की चर्चा कर लेते हैं, और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है आरा की सीट। और हमें पता है कि आरा में एक तरफ है आरके सिंह और दूसरी तरफ मैदान में है सुदामा प्रसाद। कौन जीतेगा? देखिए, यह भी माले को सीट दिया हुआ है। महागठबंधन ने यह माले को सीट दिया। सुदामा प्रसाद एमएलए हैं, तरारी से हैं, और सीपीआई एमएल के, तो वह वहां पर वो तालमेल के तहत जो गठबंधन अलायंस में जाता है वो सीट वहां गया है। और आरके सिंह जो सिटिंग एमपी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, बड़ी पहचान रखते हैं, तो उनसे लड़ाई है। अब देखिए, माले की पकड़ तो पवन सिंह पर काफी भड़के हुए रहते हैं। हाँ, पवन सिंह पर भड़के हुए जो काराकाट से निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो देखिए आरके सिंह की एक अलग छवि, अलग पहचान है। आरके सिंह को कहां तक सुदामा प्रसाद फाइट दे सकेंगे, यह तो समय ही 1 जून को ही पता चलेगा समरीन। लेकिन ये है कि सुदामा प्रसाद भी वहां के जमीनी से जुड़े हुए हैं, और वहां के लोग उनको, माने जो वोट है वो उनके पास में है, ये बात तो तय। डैमेज कर पाएंगे आरके सिंह को? आरके सिंह को देखिए, आरके सिंह का वोट अलग है जी। सुदामा जो है वो माले वाला का वोट अलग है। वोट का भी देखिए, आप देखिएगा तो वोट का भी अलग अलग डिवीजन है। हाँ, डिवीजन है, बिल्कुल। तो ये यहाँ मतलब ये देखने वाली बात हाँ, होगी बिल्कुल कि आरा में क्या बिल्कुल। लेकिन अभी तो जो 1 तारीख से पहले हम लोग बात कर रहे हैं, तो पलड़ा अभी भारी लग रहा है आरके सिंह का। आरके सिंह का आरके सिंह का पलड़ा भारी है आरा में। अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं, और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है बक्सर की सीट। और हमें पता है कि यहाँ पर मैदान में एक तरफ है मिथिलेश तिवारी और दूसरी तरफ मैदान में है सुधाकर सिंह। क्या होगा इस बार? देखिए समरीन, ये तो डायरेक्ट फाइट की बात हो रही है। सुधाकर सिंह, जगतानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। सुधाकर सिंह 17 महीने के कार्यकाल में कुछ ही दिन रहे, लेकिन मंत्री भी रहे, और पढ़े लिखे आदमी हैं। उसमें कहीं कोई नीतीश कुमार को खुलकर सुनाया। हाँ, तो वो कई बयान हुए। और ये तेजस्वी के, लालू के टेस्टेड और ट्रस्टेड आदमी भी हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, और पार्टी के सच्चे सिपाही हैं आरजेडी के। तो ऐसे में मिथिलेश तिवारी को वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अश्वनी चौबे को ड्रॉप करके बेटिकट करके मिथिलेश तिवारी को दिया है। तो ब्राह्मण समाज में यह भी कहीं ना कहीं ये एक मैसेज है कि अश्वनी चौबे का क्या दोष था कि उनको ड्रॉप कर दिया। तो ये मिथिलेश तिवारी का लोग जो वहाँ फिट कर रहे हैं कि इनका जो कुछ बॉडी लैंग्वेज है वो थोड़ा ठीक नहीं लगता है। तो यह सब कोई बात है। और बाबा तो वो बुजुर्ग थे, तो वह बाबा की बात अलग थी, तो वो वहाँ पर आम, उनको बाबा ही कहते हाँ, हैं आज। तो वो आम और खास में जो है सो ये बात वहाँ पर। और दूसरी बात, वहाँ पर देखिए, एक बहुजन समाज पार्टी से अनिल कुमार चौधरी लड़ रहे हैं। वह भी पिछली बार भी लड़े थे, हार गए थे। इस बार वह मजबूती के साथ हैं, और वो उनके साथ में भी जो बसपा के कॉम्बिनेशन का वोट है, और खुद उनका घर है वहां पर। तो ऐसे में, और मिथिलेश तिवारी के बारे में लोग कह रहा है कि ये बाहरी हैं, ये भी वहां पर चर्चा है कि बाहरी हैं, इसको भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों के सर पर थोप दिया है। तो यह एक बड़ी बात है। तो इसलिए बाहरी भीतरी की जो लड़ाई हो रही है वहां कैसे होगा, ये देखने वाली बात है। और वहां पर अनिल चौधरी बसपा से लड़ रहे हैं, तो एक और पहलवान है
आनंद मिश्रा हैं जी जो जी कि जी आईपीएस हैं, वीआरएस लेकर के चुनाव मैदान में वहीं के रहने वाले हैं, लोकल तेज तर्रार। कितना कितना डेंट पहुंचा रहे हैं। और नहीं, एक और ददन पहलवान भी लड़ रहे हैं वहाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। ददन पहलवान भी लड़ रहे हैं। ददन पहलवान पूर्व मंत्री रहे हैं बिहार के और यादव हैं, तो वह भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ, देखिए वहां पर अजीबोगरीब अभी लड़ाई है। यह चुनाव के एक दिन पहले स्पष्ट होगा कि डायरेक्ट फाइट हो रही है कि नहीं, कि रेस में भारतीय जनता पार्टी है भी कि नहीं वहां। अच्छा, आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं बिल्कुल कि रेस में बीजेपी है भी या नहीं। हाँ, देखिए तमाम नरेंद्र मोदी की भी रैली हुई, हाँ, आपने बिल्कुल, देखा जी, अंतिम जी, रैली जी, हुई थी, जी। तो वह ये रेस में लाने की कवायद है मिथिलेश तिवारी को, क्योंकि वहां पे लोग, आप अंदर में बात करिए, वहां के ब्राह्मण जिस समाज से वो आते हैं मिथिलेश तिवारी, उन्हीं को लोग नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो बाहर का आदमी है, ये तो अंदर का मतलब कि आदमी वहाँ के ब्राह्मणों में गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। वो बदला लेना चाहते हैं अश्विनी चौबे को, आखिर क्यों ड्रॉप किया। बिल्कुल बिल्कुल, और वही जो है सो सुधाकर सिंह वहीं से रहने वाले, वहीं मतलब के, तो इसका मतलब तो ये भी है कि बीजेपी वाले भी अंदर अंदर खेल ना कर दे। बिल्कुल। और देखिए आनंद मिश्रा भी ब्राह्मण है जी, जो लड़ रहे हैं, हाँ। वो कोई विदेशी पर्यटक नहीं है, और आईपीएस है, उनकी पहचान है, उनकी कड़क छवि सब कुछ लोग जानते हैं। और वह व्यक्ति जो भारतीय पुलिस सेवा की नौकरी से वीआरएस लेकर के लड़ रहा हो, तो उसके लिए क्या सहानुभूति होगी, यह समझा जा सकता है। तो यह मिथिलेश तिवारी के लिए यह परेशानी है। अश्विनी चौबे तो की तो जो टिकट किया गया वह परेशानी के अलावा यह भी आनंद मिश्रा भी परेशानी है। तो यह देखने वाली बात है। उसके बाद से अनिल चौधरी का वहां से चुनाव लड़ना, वह भी एक बसपा का, तो वह भी जो है सो वहां पर है कि बसपा भी जो है सो कहीं ना कहीं वहां पर झोल झाल कर रही है। मतलब आप कह रहे हैं कि सीट को लेकर अब भी सस्पेंस बहुत बड़ा सस्पेंस है। बक्सर में कोई क्लियर नहीं बना है। हुआ है, बड़ा खेल इस सीट पर होने जा रहा है। चलिए अब हम अगली सीट का जिक्र करेंगे, और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है सासाराम की सीट। कौन जीत रहा है सासाराम का रण? देखिए सासाराम से निश्चित रूप से सीवीएस राम भारतीय जनता पार्टी के हैं, वह महामंत्री भी है प्रदेश में, और उनके पिता एक तरफ मनोज कुमार, हाँ मनोज कुमार है, मनोज कुमार कांग्रेस से हैं। तो वहां पर देखिए वहां सीवीएस राम का वो जाना पहचाना नाम है, वहां पर वो रहे हैं, तो ऐसे में सीवीएस राम के लिए वहां पर अब कितना मनोज कुमार को वो लड़ाई दे पाएंगे, लेकिन लड़ाई उतनी कड़ी नहीं है, उतनी कड़ी है। हालांकि एनडीए का पलड़ा भारी है। हाँ एनडीए का पलड़ा भारी है। हालांकि छेदी पासवान को वहां से रिप्लेस किया गया, जिस तरह से अश्विनी चौबे को वहां से बक्सर से बेटिकट किया गया, छेदी पासवान वहां से सिटिंग भाजपा के एमपी थे, उनको भी बेटिकट किया गया। तो यह यहाँ पर है, सीवीएस राम से ही लड़ाई है वहां पर मनोज कुमार को, और उतनी कड़ी सख्त लड़ाई नहीं है, लड़ाई यहाँ पर मजबूत नहीं दिखाई पड़ी है। मजबूत लड़ाई दिखाई नहीं पड़ रही है। अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं, और अगली सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है काराकाट की सीट, जो आपको मालूम है कि हॉट सीट बनी हुई है, और यहाँ पर इस बार त्रिकोणीय लड़ाई है, यानी कि एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा है, एक तरफ राजाराम है, और तीसरी तरफ मैदान में निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं पवन सिंह। क्या लगता है कौन किस पर भारी है रवि जी? देखिए समरीन, हो सकता है हमारी बात से आप इत्तेफाक न रखें, लेकिन कहीं पर भी आप देखिए ट्रायंगुलर फाइट होता हुआ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कहीं पर भी नहीं। तीन तीन पहलवान है, तीन तीन दिग्गज है मैदान में। बिल्कुल बिल्कुल बता रहे हैं, वहां ट्रायंगुलर फाइट होता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ। इसलिए यहाँ पर देखिए इंडिया या हाँ। एनडीए, अच्छा, यही लड़ाई हो। मतलब आप कह रहे हैं कि पवन सिंह रेस में ही नहीं है? रेस में इसलिए हम बता रहे हैं कि आपको प्रशंसक उनके साथ में है, समर्थक नहीं है। अच्छा, प्रशंसक होना अलग है, समर्थक होना अलग है। तो वो भीड़ होना अलग है, और भीड़ का वोट में तब्दील होना अलग है। वही एग्जैक्टली उसी बात को हम कह रहे हैं। तो समर्थक और प्रशंसक को दोनों को अलग अलग डिफाइन करना चाहिए, दोनों को अलग अलग परिभाषित करिए, फिर आपको समझ में आएगा कि किसके साथ में कौन लोग हैं। तो वो एक हुजूम चल रहा है उनके साथ, बट वो वोट में कितना बदलेगा यह नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोगों को वहां से उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हैं, गैस सिलेंडर पर लड़ रहे हैं, एनडीए ब्लॉक से हैं, तो वो उनको यह लोग समझ रहे हैं कि यह जीतेंगे तो केंद्र में मंत्री बनेंगे। और अमित शाह ने तो कह भी दिया कि इनको आप जितवाइए, हम इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। एक बड़ा आदमी बनाने के लिए उन्होंने उजियारपुर में कहा था, अबरी बात जो है उपेंद्र कुशवाहा के लिए अमित शाह ने कहा। तो यह एकदम लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि क्या, और जनता जो है सो काराकाट की जनता समझदार है, और उपेंद्र कुशवाहा को मात देने के लिए ही वहां पर देखिए महागठबंधन इंडिया ब्लॉक ने राजाराम सिंह कुशवाहा को बनाया है कि जो है सो सोशल इंजीनियरिंग करके कुछ वोट। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ आजकल की नहीं है कि आप जो है सो वोट, जो जान रहा है कि केंद्र में मंत्री बनने जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा, तो उसके वोट में कहीं डेंट और सेंधमारी होता हुआ लोग क्यों नहीं करेगा। वो जानता है कि अगर केंद्र में मंत्री बनेगा तो क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र हमारा डेवलप होगा, तो मेरा काम होगा। तो वैसे में
पवन सिंह को बनाने से भी कोई फायदा नहीं है, वोट चढ़ाने से भी फायदा नहीं है, और आरके सिंह जिस तरह से गरज रहे हैं बगल की सीट से, तो वह आपको सब दिखाई पड़ रहा है। तो वो इसलिए, और नरेंद्र मोदी ने भी खुद खुल करके बैटिंग बॉलिंग किया, राजनाथ सिंह का है प्रोग्राम, जेपी नड्डा का, इस सब का तमाम है, तो वहां पर अब कोई वैसी लड़ाई नहीं दिखाई पड़ रही है। वैसी लड़ाई काराकाट में हवा बनाने का, और एक तो कहा जाता है भकौल बनाने का, भोकाल बनाने का, तो भोकाल बनाने का ये सब माने चल रहा है। सिनेमा का हीरो हीरोइन है ये लोग के साथ में लोग इसी तरह का, लेकिन डैमेज नहीं कतई नहीं होगा। देखिए जनता समझदार है, हम बार बार कह रहे हैं आपको, जनता मंत्री केंद्र में मंत्री बनाना चाहती है। चलिए ठीक है। अब हम आखिरी सीट पर आ जाते हैं, और आखिरी सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है जहानाबाद की सीट। और हमें मालूम है कि जहानाबाद में 1 2 3 नहीं बल्कि 5 पहलवान मैदान में। एक तरफ है चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, एक तरफ है सुरेंद्र यादव, एक तरफ है अरुण कुमार, एक तरफ है आशुतोष कुमार, और एक तरफ है दीपक शर्मा। कौन जीतेगा जहानाबाद? इतने सारे पहलवान। हाँ देखिए, जहानाबाद में आपको सही में बहुत इंटरेस्टिंग लड़ाई है। हाँ, इंटरेस्टिंग लड़ाई है। अब सुरेंद्र यादव इंडिया ब्लॉक महागठबंधन आरजेडी के उम्मीदवार हैं, वह पहले भी लड़ते रहे, पिछले बार भी वो किसे गिरते पड़ते चंद्रशेखर प्रसाद सिर्फ 1700 मतों से वो जेडीयू के जो उम्मीदवार इस बार हैं, फिर वो हैं। तो ये कहाँ तक लड़ पाएंगे सुरेंद्र यादव से, या तो देखने वाली बात होगी, नंबर 1। अब उसके बाद से अरुण कुमार भूमिहार समाज से हैं, पूर्व सांसद भी रहे हैं, बसपा के टिकट पर उम्मीदवार हैं, हाथी पर सवार हैं, तो वह उनका जो कोर वोटर है वह सब तो इधर उधर नहीं डोलने, सबका वोटर डोल जाता है, लेकिन बसपा का वोटर, मायावती का वोटर नहीं डोलता है। ये बात एकदम समझ लियो। और भूमिहार है, जिस वोट का वो डेंट करेंगे, वह किसका वोट डेंट करेंगे यह हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है। यह बात आशुतोष कुमार भी, वह भी भूमिहार समाज से हैं, वह भी किसको करेंगे आप समझ। दीपक शर्मा जो अब किस समाज से हैं वो आप लोग समझ सकते हैं, तो दीपक शर्मा भी जो है सो वहां पर जो वोट यानी कि बड़ा खेल जहानाबाद में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जहानाबाद, और इस सीट को लेकर भी सस्पेंस अब तक बना हुआ है, ये अंतिम क्षण तक बना रहेगा, जब तक कि काउंटिंग के दिन तक बना रहेगा। बिल्कुल। चलिए अब हम आखिरी सवाल ले लेते हैं रवि जी। देखिए जिस तरह से हमें पता है कि महागठबंधन की तरफ से भी कई सारे स्टार प्रचारक आ रहे हैं, आज तो राहुल गांधी भी आ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से भी कई सारे स्टार प्रचारक आ रहे हैं, और कईयों का आना बाकी है। क्या लगता है कौन किसका खेल बिगाड़ने आ रहा है? देखिए खेल तो जनता को ही बनाना और बिगाड़ना है, किसी के आने जाने से कुछ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी भी आए, खड़गे जी भी कल यहाँ पटना में रह करके गए, राहुल गांधी आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी आने वाले हैं, राजनाथ सिंह भी आने वाले हैं। बिल्कुल। तो वो उससे नहीं होगा। देखिए सवाल है कि जनता को आप कहाँ तक आप दिल में उतर पाते हैं उसके, यह बात है। आप मैसेज कहाँ तक डिलीवर कर पाते हैं, यह सबसे बड़ी बात है। तो जब तक आपका मैसेज जनता के पास, और जनता आजकल क्या चाहती है, वो जनता चाहती है सुकून से रहना, नौकरी मिलना, महंगाई से का इलाज हो जाए, और सब लोग आराम से रहे, खाए पिए और इतना ही मस्त रहे, यही चाहती जनता। तो वो आप क्या करते हैं, क्या आपका वादा है, क्या आप करने जा रहे हैं, यही डिलीवर कितना कन्विंस कर पाते हैं, इसी पर ही वोट चढ़ता और उतरता है समय। चलिए तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, लेकिन तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है इन 8 सीटों की, जहां पर 1 जून को मतदान होना है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।